एमपी की सियासत में ये तस्वीरें कई मायनों में अलग हैं। इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि ये तस्वीरें पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की 78वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की हैं। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह एक साथ नजर आए। माधवराव सिंधिया की जयंती पर बीजेपी ने कार्यक्रम भी आयोजित किए। यानी बीजेपी अब पूरी तरह से ये मैसेज देना चाह रही है कि अब माधवराव सिंधिया पर बीजेपी का हक है। जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस में सिंधिया परिवार से एक भी सदस्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस सिंधिया के बहाने बीजेपी पर तंज कस रही है। माधवराव सिंधिया ने अंतिम सांस भी अपनी कांग्रेस में ली। आज जो भी कुछ विकास के मसीहा अगर माधवराव सिंधिया कहलाते हैं तो कांग्रेस में रह के उनने विकास किया और कांग्रेस में रह के उनने इस पूरे अंचल में जो जो विकास कर सकते थे उनने करके एक अपनी अच्छी भूमिका अदा करी और वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के रहेंगे। अब बीजेपी को तो कोई उन पे तो है नहीं है ऐसा व्यक्तित्व। गौर करें तो ज्यादातर कार्यक्रमों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज एक साथ नजर आते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि सीएम शिवराज भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी जैसी कोई बात नहीं है और बीजेपी नेताओं को सिंधिया को हर हाल में अपनाना ही होगा। खैर, कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव के समय ही माधव जी की याद आती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ या तो लोगों को चुनाव के वर्ष याद करती है या आलोचना करती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया घराने का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका भरपूर फायदा भी मिला था और अब बीजेपी भी सिंधिया के नाम को ग्वालियर समेत प्रदेश के दूसरे अंचलों में इस्तेमाल करने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने प्लान भी तैयार ही किया होगा। शायद इसकी ही झलक ग्वालियर में देखने को भी मिली। लेकिन अब चुनौती कांग्रेस के सामने आ खड़ी हुई है, क्योंकि इस बार जहां भी सिंधिया के नाम पर वोट पड़ेंगे उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस को नहीं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी सिंधिया फैक्टर को पूरे प्रदेश में इस्तेमाल करेगी? सवाल नंबर 2, सिंधिया और शिवराज एक मंच पर दिखकर कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मैसेज देना चाहते हैं? सवाल नंबर 3, क्या आने वाले दिनों में महापुरुषों को अपना बताने की होड़ और तेज होगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शिवराज, सिंधिया और संदेश। बीजेपी के पास दो ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत मायने रखते हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी, क्योंकि इन दोनों ही लीडर्स की जोड़ी जो है वो एक अलग इम्पैक्ट प्रस्तुत करती है। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं और करीब 16-17 वर्ष उनको इस पद पर हो गए हैं। 1.5 साल बीच में जब कांग्रेस की सरकार रही 2018 के बाद 2020 तक, तो वो एक छोटा सा वक्फा रहा जब शिवराज जी विपक्ष में रहे। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की बात करें तो उनका एक अलग ही चार्म नज़र आता है, जैसा शिवराज जी का एक अलग ही पैठ है जनता के बीच में। शिवराज जी जितनी सरलता से लोगों के मन तक प्रवेश कर जाते हैं, सिंधिया जी किसी रॉकस्टार की छवि के साथ जनता के भीतर, ख़ासतौर से युवाओं के भीतर अपनी पैठ बनाते हैं। और इसी के साथ महापुरुषों और प्रतीकों की लड़ाई तो हमने देखी ही है कि ये हर चुनाव के पहले ज़ोर पकड़ती है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के महापुरुषों को लेकर भी, मान बिंदुओं को लेकर भी और प्रतीकों को लेकर भी उलझती हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ हैं चर्चा के लिए उनसे मिल लीजिए। जय नागड़ा जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत करता हूं जय जी आपका। अवनीश बुंदेला जी हैं जो युवा नेता हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ रहेंगे। और ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ रहेंगे। जय जी, किस तरह देखते हैं आपने हमारे विषय को देखा और समझा उसको, जिस तरह से हमने पैकेज में उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है, किस तरह से आप देखते हैं मध्य प्रदेश में चुनावी जो शतरंज है वो बिछ गई है और दोनों ही पार्टियां बड़ी तेज़ी से अपने मोहरों की जमावट इस बिसात पर, इस शतरंज पर कर रही हैं? तो
ये जो सिंधिया और शिवराज जी का फैक्टर है, इस पर बीजेपी को कितना इससे एडवांटेज है या कुछ चैलेंजेस भी हैं, और इसी तरह महापुरुषों और प्रतीकों की लड़ाई, ये तो एक बड़ा ऑर्थोडॉक्स, एक बड़ा पारंपरिक एक प्रश्न हो गया है, लेकिन फिर भी दोनों विषयों पर आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी। शरद जी, जहां तक यदि वर्तमान की बात करें तो इसमें निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य जी इस समय बीजेपी के साथ हैं, तो जो उनका जो अपना एक लोकप्रियता का दायरा, उनका जो वो है, वो लाभ निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। लेकिन उसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं कि जो लोग अभी तक सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं या उनके व्यक्तियों के, उनके सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई की, जो जिस व्यक्ति ने ज्योतिरादित्य जी को चुनाव किसी समय हराया, आज वो हाशिए पे हैं, तो ये एक अपनी चुनौतियां हैं। और जहां तक सवाल हम माधवराव जी की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास ऐसी कोई टाइम मशीन है कि हम पीछे जाकर के चीजों को ठीक कर सकें। तो मुझे लगता है कि इतिहास को हम नहीं बदल सकते। हाँ, ये बात सच है कि 1970 में पहली बार अटल जी ने माधवराव जी को भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। 101 रुपए की पर्ची काटी थी और वो भाजपा के सदस्य बने। लेकिन मात्र उसके बाद 1970 में वो लोकसभा से चुनाव भी भाजपा से ही, जनसंघ से ही लड़े थे, और उसके बाद फिर वो पलट के नहीं देखा। उसके बाद 9 बार वो लगातार सांसद रहे, मंत्री रहे और अंत तक वो कांग्रेस से रहे। अब हम ये नहीं कर सकते कि माधवराव जी, ये अपना राजनीतिक निर्णय तो अब वो उन पर है कि वो कहाँ रहे, और कांग्रेस में उनका ज्यादा समय गया। और आप मैं वही जैसा कह रहा हूँ कि अतीत में जाकर के चीजों को जोड़ना थोड़ा सा अजीब लगता है। माधवराव जी अभी जो है एक कांग्रेस के नेता के रूप में रहे हैं, और एक बहुत एक सक्रिय मंत्री के, खासतौर पे रेल मंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल है, वो पूरे देशवासियों ने जाना कि ऐसा मंत्री जिन्होंने जो काम किया है। तो मुझे लगता है कि अतीत को अलग रखना चाहिए। ज्योतिरादित्य जी का अपना निर्णय हमेशा यही है। बिल्कुल आपने सही कहा है जय जी, कि पिछली आपकी कितनी भी सेंचुरीज हो, लेकिन जब नया दिन और नया मैच होता है तो उसी दिन के परफॉर्मेंस पे सबकी निगाह होती है। और खुद जो खिलाड़ी है ज्योतिरादित्य जी भी इस समय अपने पुराने रिकॉर्ड्स पर निगाह उनकी नहीं होगी। वो जिस नए रिकॉर्ड्स को बनाने की कोशिश करेंगे, उनका भी पूरा ध्यान और अटेंशन उसी की तरफ होगा। अवनीश जी, आप किस तरह, हाँ बोलिए जी जी। देखिए, ये माधवराव जी ही थे जिन्होंने अटल जी को 1984 में ग्वालियर में चुनाव कराया था। तो क्या बीजेपी उस चीजों को भी बचा पाएगी? तो मुझे लगता है इसलिए अतीत से हमको अलग करके वर्तमान में बात करना चाहिए, भविष्य की बात को कर सकते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन सिंधिया परिवार से जो बीजेपी का एक अफेक्शन है, और वो जय जी किसी से छिपा नहीं है। और यही वजह है कि आप देखें कि सिंधिया घराने की धाराएं बीजेपी और कांग्रेस में रही हैं, और बीजेपी में कुछ अधिक रही हैं। आज भी आप देखें तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा जी, राजमाता जी रही ही हैं, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसका हिस्सा हैं। तो ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन फिर बात आपकी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान रिकॉर्ड टैली क्या है, निगाह उस पर होगी। बुंदेला साहब। सर, सबसे पहले तो जय नागड़ा जी ने जो कहा है बड़ा ही सटीक कहा है कि आप इतिहास को बदल नहीं सकते। ये बिल्कुल इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि माधवराव सिंधिया जी अपनी अंतिम सांस तक कांग्रेस में रहे। उन्होंने स्वर्णिम विकास तक किया। रेल मंत्री रहते हुए जो शताब्दी ट्रेनें सर जी हमने देखी, वो माधवराव सिंधिया जी की देन है। उनकी ही प्लानिंग थी, उनके कार्यकाल में शुरू की गई थी। और भी उन्होंने कई बड़े ही स्वर्णिम कार्य किए हैं। तो आप इतिहास को बदल नहीं सकते। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी, अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा में हैं, तो मजबूरी बन जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है भैया, आपके पिता हैं, लेकिन कम से कम मैं ये मानूंगा शरद जी कि उनका राजनीतिक पारी जो जहां उन्होंने खेली है, अगर आप आज उनको अलग मंच पर खड़े करते हैं, अलग मंच पर भाजपा के मंच पर ले जाते हैं, तो मुझे लग रहा है माधवराव सिंधिया जी की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। मतलब वो व्यथित होगी, क्योंकि माधवराव सिंधिया ने उस समय भी उस विचारधारा को स्वीकार नहीं किया शरद जी, जब उनकी माता जी राजमाता सिंधिया उस अलग विचारधारा से जुड़ी थी, भाजपा की विचारधारा। लेकिन माधवराव सिंधिया जी ने अपना अलग रास्ता चुना था। मतलब उनकी विचारधारा, उनके विचार शरद जी अलग थे। अगर आज आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अगर आपने
स्वार्थ के लिए अगर एक पुत्र ऐसा कर रहा है तो मुझे बड़ा अफसोस है। मैं तो कहता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अगर आप इतने भाजपाई हो गए, इतने आप कांग्रेस से नफरत करने लगे, तो मेरा निवेदन है शरद जी, अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पे नहीं, ये उन कई सारे नेताओं पर लागू होता है जो कांग्रेस छोड़कर कम से कम 90 सांसद जो आज भाजपा में है, खासकर जितिन प्रसाद। अब तक आपका पूरा विषय सिंधिया जी का व्यक्तित्व ही रहा है। मैं सर वही बता रहा हूं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं रही जी सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ये काम करना चाहिए कि उन्हें अपने विकिपीडिया में से हटा देना चाहिए कि आई हैव नेवर बीन अ कांग्रेस पर्सन, क्योंकि अगर आप कांग्रेस से इतनी नफरत करते, उन सारे नेताओं को अपने विकिपीडिया चेंज करना चाहिए। आप साहब अनुभव लेकर आते हो एक अलग, चाहे हेमंत बिस्वा, शरद जी, कोई भी हो, मुझे लगता है ये राजनीति का ये रूप जो विकिपीडिया सर कई बार ये कहा जाता है उसके बारे में कि वो अपडेट किया जाता है उन लोगों के जरिए जो उसे पढ़ते हैं। तो ये विकिपीडिया खुद भी आमंत्रित करता है कि अगर आप इसमें कोई फैक्चुअल मिस्टेक देख रहे हैं, ये संबंधित व्यक्ति के ऊपर ये दायित्व विकिपीडिया से अधिक, इसीलिए कई बार जानकारियां बड़ी मिसलीडिंग होती। बहरहाल, लेकिन क्या आपको नहीं लगता बुंदेला साहब कि अगर आप ये कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, कांग्रेस अपनी स्ट्रेंथ पे खड़ी है, अपनी मजबूती पर खड़ी है, अब हम ये याद नहीं रख रहे हैं कि क्या रंग था पहले जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे या बीजेपी में है, हम तो अपनी ताकत से लड़ेंगे सर। हम तो अपनी ताकत से कर ही रहे हैं। माधवराव सिंधिया जी को पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यालयों में श्रद्धांजलि दी गई, हमने भी कल श्रद्धांजलि दी। लेकिन खास बात ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ शरद जी, सबसे पहले बात तो इनका इतिहास इनके पास कुछ है नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अंतिम सांस तक कांग्रेस ही रहे, चाहे सुभाष चंद्र बोस, कई सारे राजनेता जिनको आज भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने का प्रयास करती। लेकिन माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात शरद जी मुझे इसलिए कहना पड़ेगी कि माधवराव सिंधिया ने अंतिम सांस तक उस विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। अगर उनका बेटा आज अपने सर, आपके लिए भी जय नागड़ा जी की बात मौजूद है कि आप अतीत की बातें कितनी कर लें, इससे कोई इनकार नहीं। कांग्रेस का एक ग्लोरियस हिस्ट्री है, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, लेकिन आज आपने कितने रन बनाए हैं ये मैटर बहुत अधिक करता है। जैसे कोई ये कहे कि आई एम बिलोंगिंग टू अ राजघराना फैमिली या जागीरदार फैमिली, रस्टवाइल रूलर्स हैं, हम होते ही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज क्या कर रहे हैं, आज के मैच में आपने कितने रन बनाए। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने उस सुनहरे दौर की तरफ लौटें। और राहुल जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, बेहिचक इरादे मजबूत हैं और देख आप आज के मैच की तरफ ही रहें। लोया जी कुछ गंभीर लग रहे हैं मुझे, थोड़ा मुस्कुराएं और मुस्कुराते हुए जवाब दें जो अब तक बातें और तथ्य सामने आए हैं। जी ब्रज गोपाल जी। नहीं, देखिए, पहले तो मैं एक बात आपको बहुत क्लियर करूं कि किसी भी बड़े राजनेता, किसी भी संत महापुरुष जिन्होंने इस देश समाज को दिशा दी है, उन पर अगर हम कोई कब्जा करना चाहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात कर रहे, तो ये उनको छोटा करना है। और कांग्रेस का दिल इतना तंग क्यों है कि उनके नेताओं का कोई सम्मान करता है तो उनको बड़ी कष्ट हो जाती है। बार बार आप ये कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा के थे, ये कभी आपने नहीं कहा कि आपके ही केडी जाधव को 1,41,090 मतों से हराकर तो उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, और वो चुनाव 1971 का उन्होंने भारतीय जनसंघ से लड़ा था। ये भी आप नहीं बताते हैं कि 1996 में आपने उन्हें किस तरह पीड़ित और प्रताड़ित किया कि उन्हें प्रगतिशील कांग्रेस बनानी पड़ी। और आप अभी चर्चा कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी की, आप चर्चा कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, हमने कब इसको इंकार किया? आपका दिल तंग था कि जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप नहीं अपना सके, आप तंग दिल हैं। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि आपने एक विचार को, जो गांधी नेहरू परिवार है, उसके विचार को एडॉप्ट कर रखा है, इसलिए आपका जो प्रवाह है वो रुक गया है। और ये जो कांग्रेस है ये बंद डबरे की तरह हो गई है। आज बड़ी गंभीर चर्चा इस पर हो गई है। क्या कोई प्रॉपर्टी है नेता? क्या कोई प्रॉपर्टी है इस देश के लिए काम करने वाले लोग, जिन पर लोग अपना कॉपीराइट बताएंगे कि ये तो मेरा था, आपने कैसे छाप दिया? अरे माधवराव सिंधिया जी की अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो मध्य प्रदेश में 1993 से 2003 तक, लेकिन आरोप तो लोया जी आपकी पार्टी पर भी लगता है कि कई बार ये बहस आपकी तरफ से उत्पन्न होती है कि ये कॉपीराइट तो किसी का नहीं है। बात बिल्कुल सही है, महापुरुष सभी के हैं। मैंने कहा था, हाँ, हमने कब कहा? आप मनाइए ना अटल जी की जयंती,
आप मनाइए ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। आप भी नेहरू जी को माला पहनाते रहिए, उनके योगदान को याद करते रहिए। बात सरदार पटेल जी तक आकर क्यों ठिठक जाती है? नहीं, देखिए, हम सबको याद भी करते हैं और सबके गुण और दोष के आधार पर चर्चा करते हैं। ये हमने ये सुना है कि ये जो विश्व है ये गुण और दोष में तना हुआ है, ये आपस में मिला हुआ है। तो हम अगर किसी के गुणों की प्रशंसा करते हैं तो उसके दोषों की चर्चा नेहरू जी को प्रशंसनीय मानते हैं ना सर? नहीं, हमने कब कहा? हम माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि उनका अपना तरीका था देश को आगे ले जाने का। बिल्कुल सही है। उनसे जो गलतियां हुई उनकी भी चर्चा करते हैं। यदि उनने देश में एक एम्स, वाह लोया जी, आनंद आ गया। उन्होंने एक एम्स खोला था, समरसता जिंदाबाद जी जी। तो कांग्रेस की बुरा लगता है। और मैं फिर से कहता हूं, अभी माननीय शिवराज जी ने अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का भी अनावरण, बिल्कुल सही है, एकदम सही उदाहरण दिया। अडॉप्ट करते हैं, उन्होंने भी इस मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए काम किया है। तो आप कॉपीराइट लेकर नहीं चल सकते किसी नेता का, क्योंकि जो संवैधानिक बिल्कुल सही बात है, तर्क आपने मजबूत रखे हैं जी। चलिए, मैं जय जी, लोया जी ने, मुझे अच्छा लगा कि दोनों ही हमारे मित्रों ने पॉलिटिकल पार्टी के सधे हुए अंदाज में अपनी शुरुआत की है। अब दूसरे राउंड में बुंदेला साहब उत्तर देंगे लोया जी ने जो बातें कही हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है कि जब निषेध से ज़्यादा स्वीकार की बात की जाती है कि आप बार बार कहें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो मज़ा नहीं आता है। कोई भी विषय हो, किसी भी विषय पर आप चर्चा करें, और जब ऐसी बात होती है कि सेंचुरी लगाने के बाद अपोजिशन का कप्तान आके हाथ मिलाता है तो मज़ा आता है देख के, तो अच्छा लगा। ये बताइए मुझे कि कांग्रेस को क्या इस रिटॉरिक से निकलना होगा? बार बार जैसे हमने देखा कि जब 27 सीटों के बाय इलेक्शन थे जिसमें ये मसला बहुत ही तगड़ा था कि सरकार हमारी गिराई है बीजेपी ने, ये आरोप था, और अभी भी ये आरोप लगाती ही रहती है कांग्रेस। लेकिन ये एक रिटोरिक, एक बार बार दोहराया जाने वाला एक आरोप हो गया है। इसीलिए सिंधिया जी को लेकर भी जो टीका टिप्पणी जाती है कांग्रेस की तरफ से, वो भी ऐसा लगता है बार बार दोहराया जाने वाला एक एलिगेशन है। विवेक तनखा जी, सीनियर लीडर कांग्रेस के, अक्सर कहते हैं, हालांकि दोनों पार्टियों के लिए कहते हैं, कि कांग्रेस को भी नए विचार और नए मुद्दों की जरूरत है, और इसी तरह बीजेपी को भी नए विचार और नए मुद्दों की जरूरत है। मुझे लगता है कि बीजेपी या हो या कांग्रेस हो, मुझे लगता है अटल जी का जिस तरह का हमेशा वो रहा है और वो पूरे देश के सर्व स्वीकार हो रहे हैं। भले जो माधवराव जी ने जो उन्हें चुनाव हराया, लेकिन उसके बावजूद अटल जी की कदकाठी कभी कम नहीं होती, और उनकी ये उदारता थी। जब उन्होंने, मुझे अच्छे से याद है, पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम खेलने गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैच तो जीतना लेकिन लोगों के दिल जीत के आना। उनकी कविता मुझे हमेशा प्रभावित करती है। छोटे मन से कोई, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मैं लोया जी की इस बात से सहमत हूं कि कोई बड़े नेता, ये देश के नेता हैं और इन पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन हमको ये जो कहीं किसी के साथ जो अस्पष्टता है, किसी के साथ हम जो दूरी बनाते हैं, तो ये उदारता दिखनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। ये राजनीति में अच्छे संकेत हैं यदि इस तरह की। ये जो मुद्दे बार बार दोहराने की बात दोनों ही पार्टियों की तरफ से होती है, खासतौर से कांग्रेस की बात जब भी हो तो सरकार गिराई और सिंधिया जी चले गए, सिंधिया जी ये, सिंधिया जी वो, क्या लगता है आपको ये कांग्रेस को इससे फायदा होगा? नहीं, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों से क्या होता है, ये बहुत स्वाभाविक रूप से एक मानवीय स्वभाव है। ये जब तक वो हमारे साथ है तब तक हम उनकी महिमा मंडन करते हैं, और जैसे ही हम चले वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, हम उनके पुरखों तक चले जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने ये किया, या इस तरह की जो चीजें हैं, या अंग्रेजों के साथ संबंध है। जब वो कांग्रेस में थे तब ये बीजेपी बोलती थी, और जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो फिर ये, मुझे लगता है कि हमको आज की स्थिति पे बात करनी चाहिए, और ये अतीत में जाकर के चीजों को उखाड़ना वो किसी के भी लिए, और यही सारी जो चीजों को खराब करती है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा तटस्थ होकर के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, और एक स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। जी बुंदेला साहब, अब आपको दोनों चीज़ों का जवाब देना है। जय जी ने समीक्षक के तौर पे जो बात कही है, और आपके वरिष्ठ साथी ब्रिज गोपाल लोया जी ने जो कुछ कहा है। देखिए शरद जी, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने तंग दिल नहीं दिखाया, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो रही, आपको भी याद होगा, वो जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में मंत्री थे। जी हाँ, पंडित जी ने, जवाहरलाल जी ने खुद बुलाकर उनको, जबकि वो एक अलग पार्टी से थे,
ठीक है। उसके अगर पहले आप जाएं, जब आजाद भारत के पहले बंगाल की सरकार थी, वो मुस्लिम लीग की सरकार में भी मंत्री वो बात बिल्कुल आपकी तथ्यात्मक है, लेकिन उससे आज कांग्रेस को क्या फायदा है? सर मैं चूंकि लोया जी की बात का जवाब देना था, बाकी जब जिनेवा समझौता हुआ तो मुझे आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी ने सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को उसमें भेजा था खास तौर से, तो कांग्रेस ने कभी तंगदिली नहीं दिखाई। बाकी शरद जी आज देखकर अच्छा लगा मुझे कि कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी जो जीवन पर्यंत मरते दम तक माधवराव सिंधिया को गद्दार कहती रही, देशद्रोही कहती रही, आज उनके लिए हमें ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि चलिए अच्छी बात है, क्योंकि हम तो शुरुआत से कहते हैं, हम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी नहीं कहेंगे देशद्रोही, हम तो माधवराव सिंधिया को हम कहें क्यों, वो तो अंत तक हमारे नेता रहे। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस पार्टी जो है शरद जी, 13 तारीख को बहुत बड़ा हम एक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शरद जी जो आज की जो हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस विषय से अगर मैं इतर बात करूं, कांग्रेस पार्टी अपने काम में बिल्कुल पूरी तरह से मशरूफ है, आने वाले चुनाव की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता लामबंद है जो शिवराज सरकार का कुशासन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए। बाकी शरद जी आज जो विषय की मैं अगर बात करूं शरद जी, तो बात वही है, हम किसी की लेगेसी छीन नहीं रहे हैं। आपने बहुत वाजिब सवाल किया था कि जवाहरलाल नेहरू जी के भी आप कसीदे पढ़िए, लेकिन हमने अक्सर सुना है भाजपा या नरेंद्र मोदी जी ये अपने भाषण की शुरुआत ही पंडित जी की बुराई करके करते हैं। तो मुझे लगता है राजनीति में ये सहिष्णुता होनी चाहिए। भाजपा ने जिस तरह से मोदी सरकार आने के बाद देश की राजनीति को चेंज किया है कि बाप बेटी की सरकार, माँ बेटी की सरकार, माँ बेटी की पार्टी, बाप बेटी की पार्टी, तो मुझे लगता है ये इस तरह की राजनीति में ये समावेश हुआ है शरद जी, ये देश में कभी नहीं हुआ, ये 2013 के बाद ही हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। जी जी ब्रज गोपाल जी, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। शरद जी, समस्या कांग्रेस की ये है कि ये महापुरुषों को और नेताओं को दिमाग से तो स्वीकार करते हैं, दिल से स्वीकार नहीं कर पाते, और यही कांग्रेस की तंग दिली है जिसका मैंने जिक्र किया था। भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों मामलों में श्रीमती गांधी की आलोचना करती है, मगर हम में ये भी साहस था कि सदन के भीतर अटल जी ने ये कहने का साहस किया जब भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता कि आप साक्षात दुर्गा का अवतार है, ये हमें साहस है, और ये साहस हमने नेहरू के प्रति भी बताया है। आपको याद होगा कि 1962 में जब हम चीन से युद्ध हारे थे, तब उस समय में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी का भी और उनकी सरकार का भी। तो हम ये देख लेते हैं कि मुद्दे किस तरह के हैं और वहां किस तरह की आवश्यकता है। कांग्रेस ने हमेशा आप मुझे एक बार बताइए, आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। आप उन्हें अडॉप्ट करने से चूक गए क्योंकि आपने संविधान सभा की अनिच्छा के बावजूद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अनिच्छा के बावजूद संविधान में सर इसी विषय पर जब आप लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि जो मतदाता है वो ये रिलेट नहीं कर पाता है कि उसके जीवन में इससे कितना परिवर्तन आएगा। अगर उसकी अभिरुचि है तो वो इतिहास के पन्ने पलटकर अपनी एक स्वतंत्र राय बनाने की कोशिश करेगा। आप जब इस एलिगेशन पर आते हैं तो वो यही सोचता रहता है कि मेरे इलाके की सड़क कब और बेहतर हो जाएगी, या मेरे लिए बीजेपी या कांग्रेस इस बार चुनावी घोषणा पत्र में क्या लाने वाले हैं। आप चले जाते हैं संविधान सभा की तरफ, आप ही नहीं, आपसे आशा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों, और मतदाता यही सोचता रहता है कि मैं तो बात कर रहा हूं जड़ की और ये पत्ती और तने की तरफ चले गए हैं। ये चीज नहीं, बहुत कम वक्त है मेरे पास, बुंदेला जी बहुत संक्षेप में अपनी बात। छोटा सा जवाब दूंगा। हम विकास और विरासत की राजनीति एक साथ करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि विकास पर दृष्टि होगी तो विरासत को छोड़ देंगे, और विरासत पर दृष्टि होगी तो विकास को छोड़ देंगे। दोनों से समझौता नहीं होगा, क्योंकि अच्छी विरासत ही विकास की नींव हो सकती है। जी, लेकिन अच्छी विरासत का ये भी आशय है लोया साहब कि वो आलोचना की नींव पर अगर इतनी खड़ी होगी, जैसे कई बार हम लोग निंदा सुनते हैं किसी व्यक्ति से तो हमें उबासी आने लगती है। हमें लगता है यार कि ये ऑफिस तंत्र में ये व्यक्ति यही कह रहा है कि यार वो शरद बाबू को कछु नहीं आता भैया, जबरन बन गए, मतलब एंकर बन के बैठे रहते हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, उसमें आनंद नहीं आता, थोड़ी देर में आप ऊब जाते हैं। तो बेहतर है कि दोनों ही पार्टियां, क्योंकि इसमें कोई किसी से पीछे नहीं है,
जहां आलोचना पुराण खुलता है मतदाता उबासी लेने लगता है। जी बुंदेला साहब। सर मैं तो इतनी सी बात कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, पूरी जो मोदी सरकार, शिवराज सरकार, कृपया अपने कामों से अपना इतिहास स्वर्णिम बनाइए कि कल आप उसकी चर्चा कर बिल्कुल पाएं। आपने ठीक आवश्यकता कहा, नहीं ठीक है। पड़ेगी फिर माधवराव जी, जी, सिंधिया जी। जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने मंच पर लाने की। तो बार-बार जनता हमें सुनती ये आपके लिए भी बुंदेला ये साहब उतना ही लोकतंत्र है, प्रभावी है। राजतंत्र नहीं है। ऐसा इसमें नहीं है हमारा कि सर राज्य देखिए, अभिषेक नहीं चुनाव किया। जीतना, शरद जी मैं क्या कह रहा हूँ, चुनाव हिटलर भी जीता था, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, लेकिन बात कहना अब इस चुनाव मंच पर जीतना ठीक नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप जितनी बातें कर रहे हैं इस चुनाव को चलिए, आप प्रभावित बोलिए। करने के लिए कर रहे हैं। जी जय नागड़ा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका कि क्या ये जोड़ी बीजेपी के लिए एक, मैं फिर उस सवाल पर आता हूँ कि जिस तरह से सिंधिया जी और शिवराज जी और वीडी शर्मा जी की एक बॉन्डिंग हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी के साथ बॉन्डिंग कम है, बल्कि कमलनाथ जी का एडवांटेज ये है कि इस बार वो निर्विवाद रूप से, पिछली बार भी कोई विवाद नहीं था, लेकिन सिंधिया जी के साथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर एक टसल तो साफ तौर पर थी। तो इस बार दोनों ही तरफ मंजर बड़ा अलग है। बीजेपी में लीडरशिप की त्रिमूर्ति है, तो सिंधिया जी इधर कमलनाथ जी जो हैं मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, इस नारे के साथ है। एक बहुत संक्षेप में आपकी 30 सेकंड में आपकी राय। देखिए, ये संतुलन साधना बीजेपी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि ये ईगो का जो टकराट है, ये हमेशा इसके पहले जैसे 1993 में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब भी माधवराव जी खुश नहीं थे और वो कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने मध्य प्रदेश विकास पार्टी, एक सर्टेन लेवल के बाद ये ईगो को कैसे बैलेंस करना, और मुझे लगता है कि ये शिवराज जी बेहतर संतुलन साध के ये व्यक्तिगत तौर पे वो ये अच्छा मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, और जब तक ये चीजें चलेंगी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे ईगो क्लैश हुआ तो जो ऐसा कांग्रेस में दिक्कत आई, वो दिक्कत शायद बीजेपी को भी आ सकती है। मुझे लगता है कि ये संतुलन है। शिवराज जी की ये खासियत तो बेशक है कि वो चुनावी जमावट को बहुत बेहतर समझते हैं, और एक ऐसे राजनेता भी हैं कि जिनको आप अपोजिशन की तरफ से हर तरह के आरोप जाहिर तौर पर आएंगे ही, आते ही हैं, और ये परंपरा भी है विपक्ष और पक्ष की आपस की, लोकतंत्र की भी परंपरा है। लेकिन शिवराज जी पर कोई अहंकारी होने का आरोप मुझे याद नहीं आता है कि उनके अब तक के लंबे पॉलिटिकल करियर में ये आरोप किसी ने उन पर लगाया गया हो कि वो मनमानी करने वाले राजनेता हैं, अहंकार के सागर में डूबे हुए राजनेता हैं। तो ये उनकी सफलता है कि वो उमा जी के साथ भी खड़े नज़र आते हैं, वो कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ भी खड़े नज़र आते हैं, वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ भी खड़े नज़र आते हैं। और ये जो ताकत उनकी है, ये ताकत अगर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, क्योंकि इसमें बीजेपी में ये कहा जा रहा है कि द्वंद्व की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वहाँ, तो अगर बाकी नेता भी ये सारी चीज़ें समझकर अपने टॉप लीडर के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी का एक बहुत अच्छा मॉडल होगा जीत की तरफ बढ़ने का। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल पीछे खड़ी है और कहीं से कोई कोताही नहीं छोड़ रही है, इसलिए इस बार की टसल एक बार फिर देखने लायक होगी। बहुत शुक्रिया जय जी, बहुत शुक्रिया बुंदेला साहब, बहुत धन्यवाद लोया साहब। आगे देखिए अफसरनामा महासमुंद कलेक्टर IAS नीलेश कुमार क्षीर सागर के साथ। नमस्कार।